Good evening, students. Students, welcome to the SP Smart School. Students, as you know, आपका मेगा रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है। मेगा रिवीजन प्रोग्राम के थ्रू आज मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट होंगे आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, डेटर इज़ ए पर्सन। डेटर कौन होता है? वो इंसान जिसको हमने गुड्स क्रेडिट में सोल्ड किए होते हैं। तो इट मीन टू से इसका आंसर जो होगा बच्चे वो बी पार्ट होगा, टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जिसको हमें क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किए होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड देखिए, गुड्स कॉस्टिंग 40,000 परचेज आउट ऑफ विच कॉस्टिंग 5,000 आर रिटर्न बैक। तो 40,000 के हमने गुड्स परचेज किए थे, जिसमें से 5,000 के रिटर्न हो गए वापस। ठीक है, तो इट मीन टू से हमारे पास जो गुड्स रहे, मतलब नेट परचेज रही, वो ही 35,000। ठीक है, फिर गुड्स कॉस्टिंग 30,000 आर सोल्ड आउट ऑफ विच कॉस्टिंग 4,000 रिटर्न बैक। तो 30,000 के सोल्ड किए थे, उसमें से 4,000 के रिटर्न हो गए। ठीक है, रिटर्न बैक आ गए हमारे पास। ठीक है, कस्टमर ने वापस रिटर्न कर दिए। तो इसका मतलब 26,000 की हमारी सेल हुई होगी। तो क्वेश्चन में पूछता है क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा। तो 35,000 में से 26,000 माइनस कर देते हैं। मीन टू से 35,000 माइनस 26,000, आंसर हो गया 9,000। तो 9,000 इज अवर आंसर। तो इसका 9,000 आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चे, मशीनरी कॉस्टिंग 60,000 इज परचेज। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो हमें पता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये वाला। कोल माइन वॉज परचेज फॉर ₹20 लाख। तो कोल माइन हमें पता है इंटेंजिबल टेंजिबल एसेट भी होता है, वेस्टिंग एसेट भी होता है, नॉन करंट एसेट भी होता है। इसका मतलब ऑल दी अबव आंसर होगा इसका। गारंटी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। तो कस्टमर को गारंटी जो है गिवन है। ठीक है, तो इट मीन टू से ये हमारी लाइबिलिटी होगी। कौन सी लाइबिलिटी होगी? कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, क्योंकि इसका पैसा मिलना है नहीं मिलना है वो एक फ्यूचर पे डिपेंड करता है, तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होगी। तो कैश एट बैंक हमारे पास करंट एसेट भी हो गया, लिक्विड एसेट भी हो गया। तो इसका आंसर सी और डी पार्ट, सॉरी ए और बी पार्ट दोनों होगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी पार्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो सेकंड पार्ट इसमें ट्रू और फॉल्स है। तो कहता है प्लेस एन ऑर्डर विद विराट कोहली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इज ए बिजनेस ट्रांसैक्शन। नो, क्योंकि विराट कोहली एक सेलिब्रिटी है, तो इसको हमने जो गुड्स प्लेस किया होगा ऑर्डर, वो हमने गुड्स को प्रमोट करने के लिए किया होगा, क्योंकि डीलर नहीं है कोई, तो ये बिजनेस ट्रांसैक्शन नहीं है। रेंट पे टू लैंडलॉर्ड इज ए बिजनेस ट्रांसैक्शन। यस, बिजनेस ट्रांसैक्शन है। कैपिटल में बी इन्वेस्टेड इन कैश और काइंड। ट्रू, यस, क्योंकि कैपिटल आपकी कैश में भी हो सकती है, किसी काइंड में भी हो सकती है। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज इज़ नॉट ए ड्राइंग। अगर हम ऑफिस यूज़ के लिए कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो वो ड्राइंग नहीं होती है। यस, वो ड्राइंग नहीं होती है। अगर पर्सनल यूज़ के लिए करेंगे तो वो ड्राइंग होगी। तो फोर्थ पार्ट का हमारा ट्रू आंसर होगा। फिफ्थ, द पेमेंट फॉर ट्यूशन फीस फॉर ऑफ प्रोप्राइटर सन फ्रॉम द बिजनेस इज नॉट ए ड्राइंग। नो, ये ड्राइंग है, ये फॉल्स है, क्योंकि ये पर्सनल यूज़ के लिए पैसा खर्च कर रहा है। ठीक है बच्चे। सिक्स देखिए, फिक्स एसेट्स आर आल्सो नोन एज नॉन करंट एसेट्स। ट्रू, नॉन करंट एसेट ही बोलते हैं इनको। इंटेंजिबल एसेट्स आर दोस एसेट्स विच कैन बी टच एंड सीन। फॉल्स, इंटेंजिबल एसेट को हम टच और सीन नहीं कर सकते। ठीक है। फाइनेंशियल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द बिजनेस इन द कोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। यस, ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होती है, क्योंकि ये पैसा आएगा या नहीं आएगा, देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज में आता है। परचेज ऑफ फर्नीचर इज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। नो, परचेज ऑफ फर्नीचर फर्नीचर अकाउंट में आएगा, परचेज अकाउंट में नहीं आएगा, तो फॉल्स परचेज का आंसर। ठीक है। एंड कुछ पार्ट नंबर 10th, रिटर्न से रिटर्न इज ए रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर्स। तो से रिटर्न क्या हो गया? से रिटर्न हो गया हमने सेल की होगी, गुड्स रिटर्न हमें आ रहे हैं, तो कंज्यूमर हमें रिटर्न कर रहा होगा गुड्स, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है बच्चे। अब कुछ आपको इंपॉर्टेंट फिलअप टाइप क्वेश्चंस, ये भी आपको आने चाहिए। जैसे बोलता है इन एवरी ट्रांसैक्शन एटलीस्ट 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व। ये हमें पता चल गया, इसमें 2 पार्टीज की बात की गई होगी। डैश इज ए मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज सोल्ड टू द कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर। रेवेन्यू, तो इसका आंसर रेवेन्यू है। फिर नेक्स्ट देखिए बच्चे,
डैश डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांसैक्शन, हमें पता है कि वोचर बोलते हैं इसको, ठीक है, वाउचर, VOUCHER, वाउचर होते हैं। द अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग। फिक्स एसेट्स विच कैनॉट बी टच एंड सीन इज नोन एज, इसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट, ठीक है, या इंटेंजिबल फिक्स एसेट लिख सकते हैं इसको, जिसको हम टच और सील नहीं कर सकते। डैश रेफर्स टू लाइबिलिटी विच आर पेबल आफ्टर 1 ईयर, तो जो 1 ईयर के बाद करेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, नॉन करंट लाइबिलिटी। द अमाउंट विच मे और मे नॉट बिकम पेबल, तो मैंने बताया था ना, इसको बोलते हैं कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, जो पे होगी कि नहीं पे होगी वो हमारी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज बन जाती है। द पर्सन टू होम द अमाउंट इज ओड बाय द एंटरप्राइजेस ऑन द अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, तो इसको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं, जिसको हमने सामान उधार में जिससे परचेज किया होगा, ठीक है, तो वो हमारा के लिए क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। द डैश इज ए पार्ट ऑफ गुड्स परचेज विच रिटर्न टू द सप्लायर, तो परचेज रिटर्न होगी, परचेज रिटर्न। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड। नेक्स्ट देखिए बच्चे, द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट, हमने पढ़ा हुआ है ऑल फ्यूचर लॉसेस बट लीव्स ऑल फ्यूचर प्रॉफिट। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ये कहता है कि फ्यूचर के जो भी लॉसेस हैं उनको सबको लिख लो अभी, और फ्यूचर के प्रॉफिट्स को हमने नहीं नोट डाउन करना है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट कंजर्वेटिज्म द स्टॉक इन ट्रेड इज वैल्यूड एट, मैंने बताया था आपको, मार्केट वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू विच एवर इज लोअर, या मार्केट वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू जो कम होगी उस पर हमें लेना है। थर्ड, द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म विल हैव इफेक्ट ऑफ, तो इसका इफेक्ट अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स होता है, ठीक है, थर्ड का बी पार्ट। अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न बिजनेस इज एज्यूम टू हैविंग, तो गोइंग कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस की इनडेफिनाइट लाइफ होती है, बी पार्ट होगा फोर्थ का, बी पार्ट। फिफ्थ देखिए, अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट इवन द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, तो मैंने बताया था आइडेंटिटी कंसेप्ट, ठीक है, क्योंकि बिजनेस की अपनी आइडेंटिटी होती है, ओनर की अपनी आइडेंटिटी होती है, तो ओनर की कैपिटल जो होती है वो लाइबिलिटी बन जाती है फर्म के लिए। सिक्स देखिए बच्चे, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट फॉर डिटरमाइन द नेट इनकम ऑफ द बिजनेस ऑल द कॉस्ट आर एप्लीकेबल टू द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रेवेन्यू, तो एक्सपेंसिस और रेवेन्यू को मैच करना कौन सा कंसेप्ट कहता है, तो हमें पता है ये मैचिंग कंसेप्ट है, तो 6 पार्ट का ए पार्ट होगा आंसर, मैचिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट देखिए बच्चे, अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ें हम अकाउंट्स में नोट कर सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये नहीं आएगा बच्चे, ठीक है। अब ये नहीं आएगा, इसका मतलब ऑल ऑफ द दीस भी नहीं आएगा, इसका मतलब ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा, कमीशन पेबल टू सेल्समैन, ये लिखा जाएगा, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल नहीं लिखा जाता, ये मनी में मेजर नहीं कर सकते, तो बी पार्ट आंसर होगा। तो इसको मैंने आपको एक ट्रिक बताई जिसको हम कहते हैं रॉन्ग वन आउट। जब आपको ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम आ रही है तो देखना कौन से रॉन्ग है, पहले उनको आउट कर लो, फिर उसके बाद जो बचे होंगे उसमें से हम एक सही आंसर निकाल सकते हैं। अब ये देखिए, नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज नॉट रिकॉर्डेड इन दी अकाउंट्स ड्यू टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है जो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है वो हमने नहीं लिखनी होती है। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट इम्प्लाइज, रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या इम्प्लाइज करता है, द रिसिप्ट ऑफ एन ऑर्डर, नो, द डिलीवरी ऑफ द गुड्स या द रिसिप्ट एंड द रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम द कस्टमर, नो, आंसर इज डिलीवरी ऑफ द गुड्स। नेक्स्ट देख बेटे, ट्रू फॉल्स हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज फैक्ट्स एंड इवेंट्स विच आर कैपेबल एक्सप्रेस इन मनी, यस, जो मनी में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं वही अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में फैक्ट्स लिखे जाते हैं। नेक्स्ट, बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट नॉट एप्लीकेबल इन सोल ट्रेडिंग, नो, ऐसा नहीं है, सब में होता है, ये तो इवन की सोल ट्रेडिंग में तो होता है, फॉल्स है इसका आंसर। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट प्रोवाइड ऑल लॉसेस इज द थीम ऑफ एक्वल कंसेप्ट, नो, रॉन्ग लिख दिया इन्होंने। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट
एंड प्रोवाइड ऑल लॉसेस इज द थीम ऑफ एक्रूअल कंसेप्ट। नो बच्चे, फॉल्स है। एक्रूअल कंसेप्ट कुछ और कहता है। एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि कोई रेवेन्यू या एक्सपेंसेस जब इंकर्ड हो रहे हैं तब लिखने होते हैं, जब पे कर रहे हैं तब भी लिखने होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, ऑल फैक्ट्स वेदर मटेरियल और इमटेरियल रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। तो चाहे मटेरियल है चाहे इमटेरियल हमें अकाउंटिंग में लिखने ही होते हैं। ट्रू है इसका आंसर। फिफ्थ बार देखिए, ड्यूल कंसेप्ट इंप्लाइज कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। ट्रू, कैपिटल प्लस एसेट लाइबिलिटी जो होती है वो एसेट्स के बराबर होती है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, आपका पार्ट नंबर 6, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। बैलेंस शीट जो होती है वो कॉस्ट कंसेप्ट और अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट पे ही डिपेंड होती है। यस, ट्रू, उसके बेस पे बनाई जाती है। द एम ऑफ कंसिस्टेंसी कन्वेंशन इज टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। तो ट्रू है बच्चे, ये तो बिल्कुल सामने दिख रहा है, ट्रू है। नेक्स्ट, रेवेन्यू इज सेड टू बी अर्न व्हेन ओनली कैश इज रिसीव्ड। अभी हमने बताया नो, ऐसा नहीं होता। तो इसका आंसर जो होता है वो फॉल्स हो गया, 8th का। नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन जॉइंट वेंचर्स। यस, जॉइंट वेंचर्स में नहीं होता, क्योंकि जॉइंट वेंचर्स में 2-3 फर्में मिलकर काम करती हैं, तो कोई फर्म छोड़ भी सकती है। तो जॉइंट वेंचर्स में जो गोइंग कंसेप्ट जो है काम नहीं करता, तो ट्रू है, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए बच्चे, अकाउंटिंग ईयर ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम 1 जनवरी एंड एंड्स नो। अकाउंटिंग ईयर जो है बच्चे वो हमें पता है 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को जाके खत्म होता है, तो फॉल्स आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखिए बच्चे, अगेन ट्रू एंड फॉल्स है। मैं शॉर्ट में जल्दी से समझाता हूँ आपको मैं। अमाउंट ओड टू आउटसाइडर इज कॉल्ड कैपिटल। फॉल्स, नहीं, इसको कैपिटल नहीं कहते। प्रिंसिपल विच आर सब्सटेंशियल सपोर्ट आर नोन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यस, ट्रू। Personal transactions are distinguished from business transaction in accordance with the accounting identity concept. Yes, personal transaction और business transaction में फ़र्क होता है, true है। Economic life of an enterprise is artificial, divided into the periodic interval in accordance with the going concern. No, false. Assets are classified into current and non and fixed अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। नो बच्चे, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कुछ और कहता है, फॉल्स है। रेवेन्यू आर मैच विद एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू द मैचिंग कंसेप्ट। ट्रू, क्योंकि यहाँ पे आप रेवेन्यू और एक्सपेंस को मैच करते हैं। रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी आर द टू क्वालिटीज दैट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल। ट्रू, हमने पढ़ा हुआ है। एक्रूअल मीन्स रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रेवेन्यू एट इट इज डन, नॉट द कॉस्ट दैट दे आर पेबल। ट्रू, यही होता है बच्चे। Cause concept creates anomalies in inflationary situation. True बच्चे। Unrealized profit must be considered in accounting. No, false. And in accounting, all transactions are recorded as they have dual concept. True. तो ये शॉर्ट फॉर्म में थी, आपको पढ़ी हुई है पहले भी आपने। नेक्स्ट देखिए बेटे, पॉइंट आउट द करेक्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें से करेक्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बतानी है हमने। तो सबसे पहले हमें पता चलता है लाइबिलिटी जो होती है वो एसेट्स माइनस कैपिटल होती है, तो डी पार्ट है फर्स्ट का। सेकंड, पॉइंट आउट दी इनकरेक्ट, इसमें इनकरेक्ट बतानी है। तो अब एसेट्स जो होते हैं वो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होते हैं, तो इसका मतलब अगर मुझे ये कैपिटल दी है तो कैपिटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी कैपिटल के बराबर होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये आंसर गलत है, तो हमने इनकरेक्ट बताना है, तो डी पार्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चे, थर्ड क्वेश्चन, ए बिजनेस हैव एसेट्स इतने रुपीज़, लाइबिलिटीज दिस रिपीट अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दो, आपका कैपिटल का अमाउंट निकल जाएगा, तो थर्ड का भी बी पार्ट होगा। लाइबिलिटीज दिस है, कैपिटल दिस है, एसेट बताने हैं, दोनों को प्लस कर दो तो आपके पास कैपिटल आ जाएगी, दैट इज बी पार्ट। ठीक है बच्चे, फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ, कैपिटल विल रिड्यूस बाय। कैपिटल कब रिड्यूस होती है, तो बड़ा ही इसको ध्यान से हमने पढ़ना है। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, नो। सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर कैश, नो। परचेज फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज़, यस, जब पर्सनल यूज़ के लिए करेंगे कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। रेवेन्यू विल बी इंक्रीज बाय। इनकम कब इंक्रीज होती है, तो बच्चे देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। परचेज ऑफ एसेट फॉर कैश, नो। रेंट पे टू लैंडलॉर्ड, नो। सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन प्रॉफिट, तो हमारा प्रॉफिट में इनकम इंक्रीज हो जाती है, तो सी पार्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, लाइबिलिटी इज इंक्रीज बाय, सेवंथ पार्ट।
परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर गुड्स मैं परचेज करूँगा क्रेडिट पे तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, यस होगी बच्चे। टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक्स, यस। रेंट ड्यू, यस। इसका मतलब ऑल दी अबव आंसर होगा इसका, डी पार्ट आंसर होगा। ठीक है, 8th पे आते हैं। कैपिटल इज इंक्रीज बाय 8th, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेलिंग गुड्स ऑन एट प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो बच्चे सभी पार्ट आ रहे हैं इसमें, तो इसका डी पार्ट आंसर होगा, 8th का भी डी पार्ट आंसर होगा। 9th, एसेट्स इंक्रीज बाय सेलिंग गुड्स फॉर कैश या सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट या परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट, तो एसेट मशीनरी परचेज कर होगा, तो इसका सी पार्ट आंसर होगा 9th का। ठीक है, एंड 10th, विड्रॉल बाय प्रोपराइटर वुड रिड्यूस, अगर हम पैसा विड्रॉल करेंगे तो हमारी हमें पता है कि हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी, एसेट्स भी कम हो जाएंगे, तो बी पार्ट आंसर होगा, बोथ एसेट्स एंड ओनर्स इक्विटी। नेक्स्ट देखिए बच्चे, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग मीन्स, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग क्या कहती है, तो हमें पता ही है कि हर चीज़ के डबल एस्पेक्ट्स होते हैं, तो एंट्री फॉर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसैक्शन, बी पार्ट आंसर होगा। बी देखिए, इन डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग एवरी ट्रांसैक्शन हैव सेम, हर एक ट्रांसैक्शन का क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी वर्थ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी वर्थ विद इन दी फर्म हिमसेल्फ, ये नहीं हो सकता, ओनली सेलिंग नहीं हो सकता, फर्स्ट पार्ट इसका आंसर है। इन डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग एवरी ट्रांसैक्शन इफेक्ट्स, अब डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग में हर एक ट्रांसैक्शन 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करती है, इसका सेकंड पार्ट आंसर होगा। इन बुक कीपिंग डेबिट मीन्स, तो बुक कीपिंग में डेबिट का क्या मतलब होता है, एन एंट्री ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट, यस, ये दोनों नहीं होंगे। इन बुक कीपिंग क्रेडिट मीन्स एन एंट्री ऑन द राइट साइड ऑफ द एसेट्स, ठीक है, तो ई का फर्स्ट पार्ट। एफ की बात करूँ, इन बुक कीपिंग पोस्टिंग मीन्स, तो पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड द ट्रांसैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल, ना रिकॉर्ड नहीं होता, ये तो जनरलाइजिंग हो गया। ट्रांसफर ऑफ ट्रांसैक्शन फ्रॉम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री टू द लेजर, हाँ, बी पार्ट इसका आंसर होगा। इन बुक कीपिंग जनरलाइजिंग मीन्स, अब जनरलाइजिंग क्या होती है, रिकॉर्डिंग ऑफ ओरिजिनल एंट्री इनटू द जर्नल, तो ये इसका आंसर बी पार्ट होगा। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव से बड़े ध्यान से समझने हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू, तो पर्सनल अकाउंट कस्टमर क्रेडिटर्स के रिलेटेड होते हैं। रियल अकाउंट्स हमें पता है एसेट्स के रिलेटेड होते हैं। नॉमिनल अकाउंट हमें पता है एक्सपेंस से रिलेटेड होते हैं। कहते हैं द बेसिक रूल ऑफ बुक कीपिंग, डेबिट रिसीवर क्रेडिट द गिवर इज एप्लीकेबल टू, पर्सनल अकाउंट में एप्लीकेबल होता है, ठीक है बच्चे। फिर डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट, रियल अकाउंट में होता है। और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, तो हमें पता है ये नॉमिनल अकाउंट में होता है। तो कुछ इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं हमें। नेक्स्ट देखिए बच्चे, लेजर के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। द डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट इंडिकेट्स, डेबिट बैलेंस पर्सनल अकाउंट का क्या इंडिकेट करता है, अमाउंट रिसीवेबल। द बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट इंडिकेट्स, अब जो कैश अकाउंट का बैलेंस होगा वो क्या इंडिकेट करेगा, कैश इन हैंड। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट, अगर बैंक आपका जो है आपका जो कैश बुक है उसमें अगर लेजर में आपका बैंक का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा होगा, तो इसका मतलब कि हमने अमाउंट पेबल करनी होगी बैंक को। द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ अकाउंट एक्सीड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इंडिकेट्स, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड कम है, तो डेबिट बैलेंस शो कर रहा होगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या करती है, डेबिट साइड। दी डेबिट साइड, अगला देखिए, द डेबिट साइड इन द नॉमिनल अकाउंट शोज, अगर नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है बच्चे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो अगर हमारा डेबिट साइड जो है उसमें कोई बैलेंस शो कर रहा होगा तो इसका मतलब हमारे पास, तो डेबिट साइड मतलब कि एक्सपेंस होंगे, तो एक्सपेंस आंसर होगा इसका, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज इनवेरिएबली हैव डेबिट बैलेंस, तो हमने अभी पढ़ा अकाउंट्स रिसीवेबल, सॉरी पेबल नहीं होगा, अकाउंट्स रिसीवेबल है, अभी हमने पढ़ा, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट देखिए सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल इनवेरिएबली हैव क्रेडिट बैलेंस, तो इसका रिवर्स हो गया, दैट इज अकाउंट्स पेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स में हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है, तो हमें पता है करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर।
बैंक अकाउंट्स शो द क्रेडिट बैलेंस 800 रुपीज़, वट डज इट मीन्स? अगर बैंक अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आपका 800 रुपीज़ जो है वो शो कर रहा है, ठीक है बच्चे, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा होगा? ये ओवरड्राफ्ट इंडिकेट कर रहा होगा। तो फोर्थ पार्ट का डी पार्ट होगा देयर इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ठीक है। एंड फिफ्थ पार्ट, पर्सनल अकाउंट ऑफ द कस्टमर इज लाइकली टू हैव, सो वी हैव नो, पर्सनल अकाउंट में क्या हो सकता है? बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज आ सकती हैं, ठीक है, क्योंकि हमने पर्सनल अकाउंट के रूल्स पढ़े हुए हैं और इसके टाइप्स भी हमने देखी थी। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हम और भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स हैव ओनली क्रेडिट बैलेंस? तो बच्चे रिजर्व फंड का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल भी लाइबिलिटी है, अकाउंट पेबल भी है, ऑल ऑफ दी अबव आंसर हो गया इसका, ठीक है बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज इंक्रीज बाय डेबिट एंट्रीज? अगर डेबिट एंट्रीज आएंगी तो कौन कौन से अकाउंट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं? तो हमें पता है कि डेबिट एंट्री से प्लांट एंड मशीन अकाउंट्स इंक्रीज होंगे, ठीक है बच्चे। विच आर द फॉलोइंग अकाउंट्स आर डिक्रीज बाय डेबिट एंट्रीज? अब कौन से अकाउंट डिक्रीज हो जाते हैं? तो लाइबिलिटी वाले कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज इंक्रीज बाय क्रेडिट एंट्रीज? तो कौन से अकाउंट जो है इंक्रीज हो जाते हैं क्रेडिट एंट्री से? बच्चे आपको पता ही है, दैट इज परचेज अकाउंट, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट एंट्रीज कर लेते हैं। इन लेजर ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन, ओनली रियल अकाउंट्स आर मेंटेन, नॉमिनल अकाउंट्स आर मेंटेन, पर्सनल रियल नॉमिनल, तो हमें पता डी पार्ट है, सभी मेंटेन होते हैं इसमें। व्हेन इट इज नेसेसरी टू एनालाइज द ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट? कब इसको एनालाइज करना हेल्प होता है डेबिट और क्रेडिट में? तो हमें पता है जब जर्नलाइजिंग करते हैं, जब जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। अब बच्चे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम इन द कैश बुक इंडिकेट्स। तो हमें पता ही है कि जो डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन द कैश बुक क्या इंडिकेट करता है? तो कैश इन हैंड इंडिकेट करता है कि हमारे पास कितनी कैश इन हैंड है, ठीक है। क्योंकि कैश बुक क्या होती है? कैश बुक में हमने याद रखना है कि जो कैश बुक हो गया हमारे पास रियल अकाउंट में, ठीक है। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो इसका मतलब अगर डेबिट बैलेंस है तो कैश इन हैंड होगा। द बैलेंस ऑफ द कैश बुक, कैश कॉलम इज ऑलवेज, तो हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है, हमें पता ही है। द बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक, तो पेटी कैश बुक आपको मैंने स्पेशल बताई थी कि पेटी कैश बुक जो होती है वो किस्म के लिए हमारी एसेट होती है, ठीक है, क्योंकि कैश बुक है। तो नेक्स्ट वन इज द पेटी कैश बुक इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग। तो छोटे मोटे खर्चों के लिए हम पेटी कैश बुक बनाते हैं, तो हम लिख सकते हैं पेटी कैश पेमेंट्स लिख सकते हैं, ये आंसर इसका हो सकता है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखिए, कैश बुक और बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। तो कैश बुक क्या करती है? खाली कैश के ट्रांसैक्शन ही, और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इन कैश, तो इसका और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इन कैश आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चे, कैश बुक अकाउंट शोज, कैश बुक अकाउंट क्या शो करता है? तो बच्चे डेबिट बैलेंस शो करता है, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट, कैश बुक इज ए, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सब्सिडरी जर्नल एंड लेजर अकाउंट, ठीक है। थर्ड देखिए, द कॉलमनर कैश बुक रिकॉर्ड्स। तो कॉलमनर कैश बुक क्या रिकॉर्ड करती है? बैंक की ट्रांसैक्शन भी करती है, कैश भी करती है, इंक्लूडिंग डिस्काउंट करती है, तो डी पार्ट आंसर होगा, ठीक है। कस्टमर चेक रिटर्न डिसऑनर इज रिकॉर्डेड इन, अगर कस्टमर का चेक रिटर्न हो गया और डिसऑनर हो गया तो कहाँ शो होगा बच्चे? कैश बुक में ही होगा, ठीक है, क्योंकि बैंक और कैश की एंट्रियाँ हम कैश बुक में लिखते हैं, ठीक है। फिफ्थ देखिए, कैश बुक रिकॉर्ड्स कैश बुक आर रिकॉर्डेड इन, सॉरी कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन। तो कैश सेल जो होती है बच्चे हम वो कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो बी पार्ट आंसर होगा फिफ्थ का। नेक्स्ट देखिए बच्चे, सिक्स पार्ट, वाइल पोस्टिंग फ्रॉम क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। तो हमें पता है कि क्या होती है जब हम क्रेडिट साइड जो कैश बुक की हम पोस्ट करते हैं, तो द इंडिविजुअल अकाउंट्स आर डेबिटेड एंड द कैश कॉलम इज आल्सो, कैश कॉलम इज क्रेडिटेड, तो बी पार्ट आंसर होगा इसका, ठीक है बच्चे। सेवंथ देखिए, वाइल पोस्टिंग फ्रॉम द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। तो डेबिट साइड सेम, इंडिविजुअल अकाउंट्स आर क्रेडिटेड, रिवर्स हो गया, एंड टोटल कैश बुक कैश कॉलम इज डेबिटेड। देखिए एट्थ पार्ट, पेटी कैश बुक या पेटी कैश सिस्टम इज डिजाइंड, पेटी कैश सिस्टम डिजाइन किया गया हुआ है टू कवर द स्मॉल एक्सपेंडिचर टू बी पेड इन कैश। इम्प्रेस सिस्टम मैंने आपको पहले बताया था, इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है बच्चे?
इम्प्रेस सिस्टम हमने उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, परचेज बुक में नहीं आता है, सेल्स बुक में नहीं आता है, कैश बुक में नहीं आता है, पेटी कैश बुक में आता है, तो डी पार्ट इसका आंसर होगा। ठीक है। अब बच्चे अदर सब्सिडी बुक्स के कुछ क्वेश्चन। परचेज बुक इज मेंटेन टू रिकॉर्ड, तो मैंने बताया था आपको परचेज बुक सिर्फ हमारी क्रेडिट परचेज की गुड्स के बारे में रिकॉर्ड करेगी, तो ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड्स। पीरियोडिकल टोटल ऑफ द परचेज बुक इज पोस्टेड टू, तो जो हम पीरियोडिकली जो परचेज बुक बनाते हैं वो कहाँ पे हम उसको पोस्ट करते हैं, तो हमें पता है डेबिट साइड ऑफ परचेज बुक, सॉरी सेल्स बुक नहीं होगा, इसमें सेल्स का करेंगे, तो इसका आंसर फर्स्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, सेल बुक इज मेंटेन टू रिकॉर्ड सेम ओनली क्रेडिट सेल्स, द पीरियोडिक टोटल्स ऑफ द सेल बुक इज रिकॉर्डेड, तो अब इसका आंसर हमारा बी पार्ट होगा, क्रेडिट ऑफ सेल्स अकाउंट। रिटर्न इनवर्ड बुक इज मेंटेन टू रिकॉर्ड, तो रिटर्न इनवर्ड बुक मैंने कहा सिंपल वही इसका मेन काम है कि जो परचेज जो हमारे गुड्स रिटर्न हुए होंगे, सेल किए होंगे, रिटर्न हो गए होंगे, तो रिटर्न ऑफ सोल्ड गुड्स। रिटर्न इनवर्ड बुक्स इज पीरियोडिकली पोस्टेड टू, तो अब रिटर्न इन वर्ड बुक तो सेम आएगा, डेबिट रिटर्न्स इन दी इनवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड बुक्स इज मेंटेन, तो इसका मतलब परचेज रिटर्न होगी, तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। तो सेम रिटर्न आउटवर्ड बुक्स पीरियोडिकली टोटल इन इज पोस्टेड टू दी, तो बच्चे अभी मैंने आपको प्रीवियस बताया, तो इसमें हमारा क्रेडिट ऑफ रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट में आएगा आंसर, तो इसका आंसर हमारा बी पार्ट होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चे, परचेज बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, यस मैं बताया आपको। सेल बुक्स रिकॉर्ड ऑल टाइप ऑफ क्रेडिट सेल्स, ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, तो ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। थर्ड पार्ट देखिए, रिटर्न इनवर्ड बुक्स रिकॉर्ड, तो रिटर्न इनवर्ड बुक्स क्या रिकॉर्ड करती है, रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम दी कस्टमर, तो थर्ड पार्ट आंसर होगा इसका। एंड फोर्थ, रिटर्न आउटवर्ड गुड्स, तो रिटर्न ऑफ गुड्स टू दी सप्लायर, तो ये पार्ट इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चे, कुछ क्वेश्चन बच्चे ट्रायल बैलेंस के भी। ए ट्रायल बैलेंस इज ए, तो ट्रायल बैलेंस हमें पता ही है, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी करता है, ऑनेस्टी ऑफ बुक कीपर भी करता है, एक्यूरेसी ऑफ बुक कीपर करता है, डी पार्ट इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चे, मगर इसमें अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखना हो तो ऑनेस्टी वाला पॉइंट नहीं है और एक्यूरेसी ऑफ बुक कीपर भी नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों नहीं होगा, तो फर्स्ट पार्ट आंसर होगा, तो इसका हम फर्स्ट पार्ट आंसर लेंगे, फोर्थ पार्ट नहीं आंसर इसका। ठीक है, तो ये गलत है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है, बाकी ऑनेस्टी चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस नहीं काम करता है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए बच्चे, ट्रायल बैलेंस फैसिलिटेट्स प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट ओनली, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ओनली, फाइनल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, तीनों के लिए हेल्प करता है ये, तो इसका मतलब सी पार्ट होगा। ट्रायल बैलेंस डू नॉट सर्व द फॉलोइंग पर्पसेस, अब क्या नहीं करता ये, क्या सर्व नहीं करता, कनेक्टिंग लिंक तो करता है, गारंटी दैट ऑल ट्रांजेक्शन, गारंटीज द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, ये नहीं है बच्चे, तो डी का सेकंड पार्ट होगा। ट्रायल बैलेंस इज ए, ट्रायल बैलेंस हमें पता ही है, प्रूफ ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स, तो बी पार्ट का मैंने जो आंसर बताया था वही आंसर है, फर्स्ट पार्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, ये कई बार हम गलत कर देते हैं, तो बी का फर्स्ट पार्ट ही आंसर होगा। अब कुछ ट्रू फॉल्स पढ़ लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस इज ए पार्ट ऑफ लेजर, क्या ट्रायल बैलेंस पार्ट लेजर का है, नहीं, इससे नहीं होता। एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज ए प्रूफ दैट ऑल द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, नो बच्चे ऐसा कुछ नहीं है, फॉल्स। लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर्स एंड कैश बुक, ट्रू, हाँ यही होता है। ट्रायल बैलेंस वेरीफाई द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, नो फाइनेंशियल पोजीशन नहीं चेक करता है, फॉल्स। ट्रायल बैलेंस कैन बी ड्रॉन ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर, नो कभी बनाया जा सकता है, फॉल्स। ट्रायल बैलेंस इज ड्रॉन एट ए पर्टिकुलर डेट, ट्रू, पर्टिकुलर डेट होती है। क्लोजिंग स्टॉक डू नॉट यूजली अपेयर इन ट्रायल बैलेंस, यस यूजली नहीं होता है। ऑल नॉमिनल अकाउंट्स विल अपेयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, नहीं बच्चे, नॉमिनल पर इनकम भी आती है, एक्सपेंस भी आते हैं, तो फॉल्स। बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स आर पोस्टेड टू ट्रायल बैलेंस, ट्रू, दिस इज ट्रू, तो ये ट्रू फॉल्स पे भी याद रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं बच्चे BRS के वो भी कर लेते हैं। तो बैंक पासबुक इज ए कॉपी ऑफ, बैंक पासबुक इज ए कॉपी ऑफ कस्टमर अकाउंट इन द बैंक अकाउंट्स, ठीक है बच्चे, पहला पार्ट से पता चल गया आंसर है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज prepared to know the cause of differences between bank balance of the cash book and the passbook, तो बी पार्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देखने से पता चलता है कई बार। BRS
स्टेटमेंट इज, तो BRS स्टेटमेंट क्या होती है बच्चे? स्टेटमेंट ऑफ सेपरेट प्रिपेयर टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड कैश बुक एंड द पासबुक। ये इसका मीनिंग भी आ गया, ठीक है। बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ए, डी बार देखिए, बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो क्या होती है? तो पार्ट ऑफ कैश बुक तो नहीं है, पार्ट ऑफ बैंक अकाउंट भी नहीं है, तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दिस आंसर होगा इसका, ठीक है। तो BRS स्टेटमेंट इज प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ, BRS स्टेटमेंट किसकी हेल्प से प्रिपेयर होती है? बैंक पासबुक एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। हाँ जी, कैश बुक पासबुक दोनों से होती है, तो फर्स्ट पार्टी से पता चल गया आंसर होगा, फर्स्ट पार्ट इसका आंसर है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर बाय, ये बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है? बैंक तो नहीं करता, क्रेडिटर भी नहीं करता, कस्टमर ही बचा हुआ है, तो कस्टमर करेगा, ठीक है, जिसके पास कैश बुक होगी, ठीक है, तो वो कस्टमर ही होगा, तो उसका आंसर बी पार्ट होगा। अब कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप डेप्रिसिएशन की हम नोट डाउन कर लेते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन टू कैलकुलेट ट्रू प्रॉफिट, यस। टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन इन द बैलेंस शीट, यस। टू रिड्यूस द टैक्स बर्डन, यस। टू प्रोवाइड ऑल फंड्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स, ट्रू। तो इसका तो सारे ही करेक्ट हैं, बट हमें एक चूज़ करना है, तो आपको एक चूज़ कर सकते हो, अदरवाइज इसका सभी आंसर ठीक है बच्चे, ठीक है। तो इसमें कोई भी हमारा आंसर ठीक हो सकता है। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट, डेप्रिसिएशन अराइज बिकॉज ऑफ फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट, नो। फिजिकल वेयर एंड टेयर, ये होगा बच्चे, ठीक है। अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इंक्रीज एवरी ईयर, डिक्रीज एवरी ईयर, या कांस्टेंट रहती है, हमें पता ही है। नेक्स्ट देखिए बच्चे फोर्थ, अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू, नो। बी पार्ट, रिटर्न डाउन वैल्यू, हमें पता ही है। फिफ्थ, द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड प्रोवाइड डेप्रिसिएशन इज वन अकॉर्डिंग टू विच, तो देखिए बच्चे फिफ्थ पार्ट का, द अमाउंट ऑन विच डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड रिड्यूस ईयर टू ईयर, तो ए पार्ट ही मेरे को आंसर मिल गया इसका, तो इसका ए पार्ट होगा, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सिक्स देखिए, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी विल डेप्टेड टू, तो क्या पूछा हुआ, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी विल डेप्टेड टू, तो इसका आंसर बच्चे आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट आएगा, ठीक है, डेप्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन अकाउंट डी टू मशीनरी अकाउंट करते हैं। नेक्स्ट देखिए सेवंथ, लॉस ऑफ सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी शुड बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट, तो हमें पता ही है इसका भी डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, ठीक है, सेवंथ का बी पार्ट होगा। एट्थ, ऑन डेप्रिसिएशन ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मशीनरी 2000 एट द रेट ऑफ 10% आफ्टर 3 ईयर्स, तो बच्चे ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि 2000 रुपीज़ है, तो पहले साल 10% बढ़ी, तो दैट इज़ 200, फिर 1800 बचा, 10% दैट इज़ 180, फिर थर्ड ईयर 1620, 10% दैट इज़ 162, तो इसका मतलब 542 आंसर होगा इसका, तो एट्थ का हमारा सी पार्ट आंसर होगा, ठीक है बच्चे। तो नाइन्थ देखते हैं, डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन, एलोकेशन, बोथ वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, या नन ऑफ दिस, तो हमें पता ही है एलोकेशन होती है, ठीक है बच्चे। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट, इफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट 21,000, स्क्रैप वैल्यू इज 10,000, डेप्रिसिएशन इज 10%, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो बच्चे हमें पता ही है कि डेप्रिसिएशन अभी कॉस्ट दी हुई है तो कॉस्ट पे लगेगी, 10% का क्या कितना आता है उसमें, हमें स्क्रैप वैल्यू भी दी हुई है इसमें, ठीक है, आपको कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी है, फिर उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगा देनी है, तो बी पार्ट आंसर होगा 10th का। अब कुछ फाइनल अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव्स, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो एंड एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू नेचर व्हेन, तो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर कब होगा, व्हेन बेनिफिट्स हमें करंट ईयर में मिल जाएगा, तो ए पार्ट ही आंसर हो गया, ठीक है। एंड एक्सपेंडिचर इज नॉट इन कैपिटल नेचर, जो कैपिटल नेचर नहीं होगा, तो इट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फिक्स एसेट, इट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म, इट इज़ टू पे द इंटरेस्ट फॉर द लोन, ये तो नहीं होगा, इट इज़ टू डिक्रीज द ऑपरेटिंग, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से एक हो सकता है,
तो क्वांटिटी तो कैपिटल का नेचर होता है, इसका मतलब अर्निंग कैपेसिटी जो होती है ये नेचर नहीं होता। ठीक है बच्चे, तो अर्निंग कैपेसिटी तो बढ़ाता है बच्चे, तो उसका सेकंड पार्ट आंसर होगा। ठीक है, थर्ड पे आते हैं हम, तो बोलता है डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज एन एग्जांपल ऑफ। डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैं बताया था आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है इसको, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं, आपको वाइवा में पूछ सकते हैं। हैवी अमाउंट स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट फॉर लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट, तो अगेन डी पार्ट। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ई पार्ट एक्सपेंस इंकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, तो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो आएगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। एफ एक्सपेंडिचर इंकर फॉर एक्वायरिंग ऑफ पेटेंट राइट्स, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, तो बच्चे अगर वेजेस पे कर रहे हो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, फिर एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, तो रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए अगर कोई खर्चा किया जा रहा है बच्चे, ठीक है, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है, या लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड कोई भी, तो कैपिटल लॉस होता है बच्चे। ठीक है, एंड लास्ट वन इज अमाउंट स्पेंट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट्स ऑफ द मशीनरीज, तो वर्न आउट पार्ट के लिए मैंने आपको बताया भी था पहले भी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन पे और डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है? ठीक है, सॉरी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए सर्टेन गिवन पीरियड फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एट ए फिक्स डेट फॉर ए सर्टेन पीरियड, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो आंसर्स थे वो अलग तरीके से थे। ठीक है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट, बैलेंस शीट डिस्क्लोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म फॉर ए गिवन पीरियड फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम फॉर ए सर्टेन फिक्स डेट, तो बैलेंस शीट तो हमें पर्टिकुलर टाइम पॉइंट के लिए बताती है, तो इसका बी पार्ट आंसर होगा। सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज दी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या शो करता है? प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस या प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस। ठीक है बच्चे, सी का फर्स्ट पार्ट होगा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस थ्रू आउट द सेल ऑफ द एसेट नहीं होता। ठीक है, बैलेंस शीट शोज दी, बैलेंस शीट शो क्या करती है? फाइनेंशियल पोजीशन। एक्सपेंस रिलेटेड टू द सेल ऑफ गुड्स आर शोन इन, अब जो एक्सपेंस आपने खर्च किए हैं सेल ऑफ गुड्स, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में करेंगे। स्टॉक इन ट्रेड इज, तो स्टॉक इन ट्रेड इज जो है करंट एसेट होता है। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज एट बोथ, मैंने बताया था कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। एच क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। इफ क्लोजिंग स्टॉक अपेयर्स इन द ट्रायल बैलेंस इट इज ट्रांसफर टू, बहुत बार मैंने समझाया था क्लास में भी आपको बच्चे, तो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, एंड मार्शलिंग बैलेंस शीट मीन्स, तो मैंने बताया था मार्शलिंग बैलेंस शीट का होता है ऑर्डरिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, तो ऑर्डरिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का आंसर होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट, एक्यूड इनकम आपको पता ही है, ये एसेट होती है। प्रीपेड एक्सपेंडिचर अगेन ये एसेट होते हैं। फिर बोला हुआ है ए मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन, द प्रॉफिट इज 2100, देयरफॉर द कमीशन विल बी, तो मैंने बताया था आपको जब आफ्टर चार्जिंग का केस आता है तो हमें क्या करना होता है, 2100 जितना अमाउंट लिखा है 100/100 प्लस कमीशन परसेंटेज, तो 2100 इंटू 100/105, तो आपका आंसर जो आएगा बच्चे 100 रुपीज़ आएगा। ठीक है, थर्ड एक्यूट इंटरेस्ट गिवन इन ट्रायल बैलेंस शुड बी, अगर एक्यूट इंटरेस्ट आपको ट्रायल बैलेंस में शो कर रहा है तो हमें कहाँ पे अपेयर करना है? बैलेंस शीट में करना है। ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए क्या हो गया, इनकम होगी, एसेट, सॉरी वो एसेट हो गया हमारे लिए। ठीक है, थर्ड का डी पार्ट। नाउ नेक्स्ट वन, द अमाउंट ऑफ 100 पे टू द ट्रांसपोर्ट कंपनी टू सेंड द मशीन शुड बी डेबिटेड टू, तो हमें पता ही है ये मशीन अकाउंट में डेबिट होगा। ठीक है बच्चे, तो थर्ड का ई का थर्ड पार्ट होगा। अब कुछ बोर्ड के ऑब्जेक्टिव्स भी डिस्कस कर लेते हैं। सैलरी पे टू एम्प्लॉयज़ हमें पता है नॉमिनल अकाउंट होता है। मशीनरी हमें पता है रियल अकाउंट होता है। करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स ड्यू टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी या लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो फर्स्ट पार्ट इसका आंसर हो गया। परचेज बुक हमें पता है सब्सिडरी बुक होती है। स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन इज फिक्स्ड, हमें पता है फिक्स होती है।
डेप्रिसिएशन अकाउंट कौन सा होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। फिर प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए पता है कि एसेट्स होते हैं। बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट पेपर पे आते हैं 2020 का ही 4 का ही वाई सेट। वेजिस पे टू वर्कर नॉमिनल अकाउंट होता है। प्लांट हमें पता है रियल अकाउंट होता है। फिर कौन सी करेक्ट इक्वेशन है? सेम पता है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। सेल्स बुक हमें पता है सब्सिडी बुक होती है। इन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन इज रिटर्न डाउन फिक्स नहीं होती, नॉट फिक्स। रिजर्व फॉर बैड डेट इज, तो ये बच्चे हम रिजर्व फॉर बैड डेट्स को हम करंट लाइबिलिटीज़ में भी शो कर सकते हैं और नॉमिनल अकाउंट भी होता है, हमारे खर्चा भी, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं बच्चे, ठीक है। इनटेंजिबल गुडविल, सॉरी, एसेट्स होते हैं। नेक्स्ट, पोजीशन स्टेटमेंट ऑफ द इज स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। पोजीशन स्टेटमेंट एसेट्स और लाइबिलिटीज होती है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, रेंट पेड लैंडलॉर्ड को नॉमिनल अकाउंट होता है। फर्नीचर रियल अकाउंट होता है। फिर से पूछा कौन सी आइडेंटिटी होती है? एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैश बुक, सब्सिडरी बुक। फिर पूछा हुआ है व्हाट इज द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन का, तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हमें पता है कि एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करता है ईयर टू ईयर, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अगेन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमारी लाइबिलिटी भी होती है, पर यहाँ पे लाइबिलिटी ऑप्शन नहीं दिया तो नॉमिनल अकाउंट लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फर्म की थोड़ी इनकम को भी रिड्यूस करता है। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमें पता है लाइबिलिटी होती है। इनकम स्टेटमेंट अगेन वापस आया, इनकम स्टेटमेंट हमें फर्म की जो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट को बताती है, ठीक है। तो बी पार्ट इसका आंसर होगा, सी नहीं है, बी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं, इसी ईयर का ही। तो एसेट्स कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होती है। पर्सनल अकाउंट्स किसके रिलेट करते हैं? कस्टमर एंड क्रेडिटर्स। ट्रायल बैलेंस इज ए लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस चेक्स क्या चेक करता है? अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करता है, ऑनेस्टी चेक करता है, एक्यूरेसी चेक करता है, ऑल ऑफ दिस। मैंने अभी बताया ऑल ऑफ दिस का आंसर नहीं है, इसका आंसर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आएगा, ठीक है बच्चे। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कैपिटल लॉस हो गया। स्टॉक इन ट्रेड करंट एसेट्स हमने पढ़ा। क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्डेड एट कहाँ होता है बच्चे? बैलेंस शीट में और ट्रेडिंग अकाउंट में होता है। प्रीपेड एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं, हमने पीछे पढ़ लिए हुए हैं, ठीक है बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग वट इज द अमाउंट ऑफ द सेल्स व्हेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रुपीज दिस, ग्रॉस प्रॉफिट इज दिस, नेट प्रॉफिट इज दिस। नेट सेल्स का फॉर्मूला पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी हो गया आपका 31400 प्लस 42100, तो दैट इज 354,500। तो बी पार्ट इज आंसर, ठीक है। ड्यूल एसेट इम्प्लाइज कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स, ट्रू। परचेज अकाउंट लेस इज कॉल्ड नेट परचेज, तो बच्चे से रिटर्न ही आएगा। बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स आर पोस्टेड इन ट्रायल बैलेंस, ट्रू, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में होता है। ऑल प्रोविजंस आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, यस। बिल पेबल बुक इज ए पार्ट ऑफ, बिल पेबल बुक जो है किसका पार्ट होता है? ये बेसिकली आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज से आए हुए, तो इसलिए ड्रॉप हो चुका हो, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। रॉयल्टीज़ हमें पता है ट्रेडिंग अकाउंट में आती हैं। जो टॉपिक ड्रॉप हो गए वो हम नहीं करेंगे। व्हाट फर्म्स ओस इज कॉल्ड लाइबिलिटीज़, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ड्रॉप हो गया बच्चे। फिर अगेन आपको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, सीओ जीएस दिया हुआ है, सेल्स दी हुई है। तो जीपी का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस सीओ जीएस। सेल्स दिए 1,49,000, सीओ जीएस दिया 1,06,000, तो 43,000 इसका आंसर होगा। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड ऑल लॉसेस, एक्रूअल कंसेप्ट होता है, ट्रू, सॉरी फॉल्स। एक्रूअल कंसेप्ट नहीं होता ये बच्चे, ये हमारा प्रूडेंस कंसेप्ट होता है, तो फॉल्स इसका आंसर होगा, ठीक है। लेजर इज ए प्रिंसिपल बुक, ठीक है। एग्रीमेंट ऑफ टोटल ट्रायल बैलेंस इज प्रूफ दैट ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, नो बच्चे ऐसा नहीं होता, फॉल्स। डेप्रिसिएशन राइज बिकॉज ऑफ फिजिकल वेयर एंड टेयर, ये मैंने भी पढ़ाया आपको। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नहीं आना टॉपिक, ये हम माइनस करते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग इज ए पर्सनल अकाउंट, ट्रू, मैंने बताया था। प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, यस, ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, जनरल प्रॉपर, वैसे ये भी आपको नहीं आएगा, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम वाला हमने नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन नेट परचेज इज दिस, नेट सेल इज दिस एंड शेयर रिटर्न इज दिस। तो हमें क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ठीक है बच्चे।
नेट सेल्स में से बच्चे आप परचेज माइनस कर दो, नेट परचेज, तो आपका जीपी आ जाएगा 30,000 आ गया। बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू सोल ट्रेडर, ऐसा नहीं होता, फॉल्स। सेल्स लेस रिटर्न, मैंने बताया सेल रिटर्न आता है। कंपनसेटिंग एरर विल कॉज डिफ्रेंशिएट इन ट्रायल बैलेंस, नो, फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी विल बी डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रॉमिसरी नोट वाला नहीं आएगा, बिल रिसीवेबल नहीं आएगा। बैलेंस शीट कंटेन ओनली पर्सनल रियल अकाउंट्स, ट्रू। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर टेकन इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यस, ये हमने नहीं करना है। फिर नेक्स्ट देखिए, ओपनिंग स्टॉक दिस दिया हुआ, परचेज दिया हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया, सेल्स मुझे दिया हुआ है। तो मुझे बोला है कि ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो। तो बच्चे जीपी निकालना है, तो आपको पता ही है, सेल्स में से आप COGS माइनस कर लो। 1,49,000 में से 1,06,000 माइनस किया तो 43,000 आंसर आएगा। ठीक है, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको कि जीपी का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस COGS। ठीक है, फिर एंटीसिपेट्स नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड ऑल लॉसेस इज एक्यूरेट, फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया, फॉल्स नहीं, ये प्रूडेंस कंसेप्ट होता है। लेजर प्रिंसिपल है, एग्रीमेंट ऑन ट्रायल बैलेंस इज अ प्रूफ, फिर वही क्वेश्चन पूछा गया, फॉल्स। डेप्रिसिएशन राइज बिकॉज ऑफ फिजिकल वेयर एंड टेयर, वापस सेम क्वेश्चन आया, ये ड्रॉपर है, ये ड्रॉप है, ये नहीं करना हमने। सैलरी अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, ट्रू। प्रॉफिट लॉस नॉमिनल अकाउंट होता है, वापस सेम क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, वापस आया, जनरल प्रॉपर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकाउंटिंग एम्स टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू ऑल द यूजर्स, ट्रस्ट, यस, ट्रू। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हिस्टोरिकल नेचर, ट्रू। द preparation of trial balance helps in the preparation of final account, yes. Suspense account and trial balance will enter in balance sheet, yes. Balance sheet shows financial position, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। दी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज, अब ये हमारे पास आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है, ये हमारा कटा हुआ सिलेबस में से ड्रॉप है, ये नहीं करना हमने। फिर ये सरप्लस शोर इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला चैप्टर नहीं है आपका, ये वाला आपसे चैप्टर इस साल कटा हुआ है। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ये फिर भी नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई सिलेबस में कटा है ये हमारा। फिर द एम ऑफ बुक कीपिंग इज टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल इज टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांसैक्शन सिस्टमैटिक मैनर, ट्रू। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज होती है, ट्रू। ट्रायल बैलेंस 2 कॉलम होते हैं, डेबिट क्रेडिट कॉलम, मैंने क्लास में पूछे भी थे आपसे। इन बुक कीपिंग अकाउंटेंसी कैन बी यूज इंटरचेंजेबली, फॉल्स, नहीं, ऐसा नहीं होता। अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ट्रू। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एवरी ईयर, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। वेजेस एंड सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ये आपका क्वेश्चन कट गया है, ये नहीं आएगा आपका, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, रिटर्न आउटपुट बैलेंस विल अपेयर इन डैश साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्रेडिट साइड हमें पता ही है। प्रॉफिट लॉस शोज फाइनेंशियल पोजीशन नहीं होती है, नेट प्रॉफिट अर्न, जितना नेट प्रॉफिट अर्न किया हुआ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लाइबिलिटी होती है, ये टॉपिक कटा हुआ है, ये टॉपिक कटा हुआ है, ये टॉपिक कट गया हुआ है, ये टॉपिक कटा हुआ है, NPO कटा हुआ है आपका, कंप्यूटराइज वाला टॉपिक हमने नहीं करना है। फिर हमारा ये भी जो है ये चैप्टर कटा हुआ है, रिसिप्ट पेमेंट वाला भी चैप्टर कटा हुआ है, कंप्यूटराइज भी कटा हुआ है। तो ये कुछ आपको मैंने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बता दिए, जो कट गए हैं वो हमने नहीं करने, जो मैंने आपको मार्क किए हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कुछ आपको चैप्टर्स जो हैं वो कट गए हुए हैं। NPO वाला चैप्टर कटा हुआ आपको, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो सिलेबस में नहीं आ रहा, तो ये चैप्टर्स हमने इनके ऑब्जेक्टिव्स नहीं करने, ठीक है बच्चे, थैंक यू। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको अपने ध्यान से तैयार करना है।